अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2। आज हम इस चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और अपने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमें बताता है रेस्ट एंड मोशन के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर से हमारे अब बेसिकली शॉर्ट भी बनेंगे, इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी बनती हैं, न्यूमेरिकल्स भी आती हैं और एमसीक्यूज भी आती हैं। तो आपने इस चैप्टर के तमाम लेक्चर्स को अच्छे से समझना है, ठीक है। और आपने पूरे लेक्चर को जब देखेंगे तो आपको फील होगा कि तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके जिस भी टॉपिक की आप इस वीडियो को इस लेक्चर की देखेंगे तो आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स ठीक हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो जैसा कि हमने क्या है कि हम अपने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स क्या है, ये फिजिक्स में कैसे एग्जिस्ट करता है, हम काइनेमैटिक्स के क्या मतलब ले सकते हैं, कहाँ से इसका इंट्रोडक्शन आया फिजिक्स में, ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमें चैप्टर का पता तो हो कि ये फिजिक्स में रिलेट किस वजह से कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि काइनेमैटिक्स के मीनिंग्स क्या होती हैं, इसका पर्पस क्या होता है, इसमें हम पढ़ते क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो आपने जब पहला चैप्टर स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे ना, चैप्टर नंबर 1, वहाँ पर आपने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पढ़ी होंगी। तो वहाँ पर आपने पढ़ा था पहली ही ब्रांच में मैकेनिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने पहली ब्रांच पढ़ी थी मैकेनिक्स, और वो आपने वहाँ पे ये पढ़ा था कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स मोशन एंड इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट की मोशन को, उसके कॉजेज को और उसके इफेक्ट को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देख लेते हैं, पहले हम मैकेनिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं कि मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिर हम काइनेमैटिक्स का मैकेनिक्स के साथ रिलेशन बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं मैकेनिक्स की हेडिंग डालता हूँ बेटा। हमने पहली ब्रांच पढ़ी थी मैकेनिक्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने पढ़ा था branch of physics, the branch of physics in which we study about in which we study about motions and its causes। ओके, ये हमने यूनिट नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैकेनिक्स में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन कैसे करता है और उसके कॉजेज क्या हैं। ये सारी डिटेल्स हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स किसमें, मैकेनिक्स में। ओके, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर उसने हमें दो चीज़ें कही हुई हैं। यहाँ पर उसने कहा है कि इसमें हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन को और उसके कॉजेज को। ओके, अब इनको डिटेल्स में पढ़ने के लिए मैकेनिक्स को फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, इन दोनों चीजों को डिटेल्स में पढ़ने के लिए इस मैकेनिक्स को फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, पहली ब्रांच स्टूडेंट्स जो होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास काइनेमैटिक्स। ओके, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं, मोशन एंड इट्स कॉजेज। लेकिन जब हम काइनेमैटिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि काइनेमैटिक्स हमारे पास मैकेनिक्स की ब्रांच है, तो इट मींस हम काइनेमैटिक्स में इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे, या तो मोशंस के या कॉजेज के। लेकिन काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट की मोशंस को, नॉट इट्स कॉजेज। द ब्रांच ऑफ mechanics in which we study about motions
ऑब्जेक्ट मोशंस नॉट इट्स कॉजेज, यानी वो वाली ब्रांच मैकेनिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं लेकिन उसके कॉजेज के बारे में स्टडी नहीं करते। तो आप सबसे पहले 2 पॉइंट्स बना लें, समराइज कर लें। पहला पॉइंट ये लिखें कि हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, जिसमें हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में और उसके कॉजेज के बारे में। एक पॉइंट ये हो गया। फिर हम मैकेनिक्स को फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, काइनेमैटिक्स में और डायनामिक्स में। काइनेमैटिक्स में सिर्फ हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में, नॉट इट्स कॉजेज के बारे में। दोबारा सुन लें, काइनेमैटिक्स हमारे पास मैकेनिक्स की ब्रांच है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके कॉजेज को स्टडी नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम यहां पे लिखते हैं द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, द branch of mechanics in which we study about objects motions। इसमें सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉजेज के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि इसकी मोशन में आने के कॉजेज क्या हैं और इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो दोबारा आप सुन लें, फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, उसमें मोशंस और कॉजेज को पढ़ते हैं। फिर मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में हम मोशंस को पढ़ते हैं, कॉजेज को नहीं पढ़ते। और इसकी दूसरी ब्रांच होती है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेती है, चैप्टर नंबर 3 आएगा हमारे पास डायनामिक्स, तो उसका इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा। वो है हमारे पास डायनामिक्स। ये डायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें हम मोशन को पढ़ेंगे लेकिन इट्स कॉजेज के साथ पढ़ेंगे। काइनेमैटिक्स में हम मोशन को पढ़ते हैं, उसके कॉजेज को नहीं पढ़ते। डायनामिक्स में हम मोशन को पढ़ते हैं और उसके साथ कॉजेज को भी पढ़ते हैं कि इसके कॉजेज क्या हैं और इसके इफेक्ट्स क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम लिखते हैं द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about objects motion and its causes। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम खाली क्या पढ़ते हैं, मोशन के बारे में, ठीक है ना, मैकेनेमैटिक्स में। और डायनामिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं और उसके कॉजेज के बारे में भी एंड इफेक्ट्स के बारे में भी। ओके, अब हम इस पूरे टॉपिक को समराइज कर लेते हैं और सिंपल अल्फाज में लिख लेते हैं और एक एग्जांपल भी डेली लाइफ से ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, मोशन एंड इट्स कॉजेज। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैं किसी बाइक के पीछे, कोई बाइक या कार रुकी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर मैं खाली उसको मोशन में लाना चाहता हूं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, उसके पीछे धक्का लगाना पड़ेगा। ऐसे है ना स्टूडेंट्स, अगर कार रुकी हुई हो, खराब हो और मैं उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहता हूं तो क्या लगाना पड़ेगा, मुझे उसको धक्का लगाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, पुश करनी पड़ेगी। ओके, अब हम काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ेंगे,
काइनेमैटिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि वो मोशन में कैसे जा रही है, उसकी मोशन कौन सी है, मोशन की कौन सी टाइप्स है, परफॉर्म कैसे कर रही है। अब हम ये नहीं पढ़ेंगे कि वो मोशन में आई क्यों। अब हम जानते हैं कि हमने पीछे से पुश किया था। काइनेमैटिक्स में सिर्फ हम मोशन को पढ़ेंगे कि ये मोशन की कौन सी टाइप परफॉर्म कर रही है, वेलोसिटी कितनी है इसकी, एक्सेलरेशन कितना है इसका। लेकिन हम फोर्स के बारे में, जो हम पीछे पुश कर रहे थे, कॉज लगा रहे थे, उसको भी नहीं पढ़ेंगे। और आगे यानी हमने जब फोर्स लगाई तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ये उसका अफेक्ट हुआ, उसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। जितना भी हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स में सिर्फ कार की मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मोशन कर रही है, कौन सी मोशन कर रही है। लेकिन डायनामिक्स में क्या पढ़ेंगे, उसी कार के फोर्स को भी पढ़ेंगे कि हम पीछे फोर्स कितनी लगा रहे हैं, और हम ये भी पढ़ेंगे कि उसने डिस्टेंस कितना किया फोर्स लगाने की वजह से। इसमें सिर्फ हमने मोशन को पढ़ा था, इसमें हमने कॉजेज को भी पढ़ा कि वजह क्या थी। वजह ये थी कि हमने उसको पीछे से पुश किया था, और उसका अफेक्ट क्या होगा कि उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कुछ डिस्टेंस लेंथ कवर की। तो इसमें हम सारी चीजें पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ हम काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ते हैं बेटा, सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो 2 पॉइंट आपने पहले लिख लिए समराइज में। एक पॉइंट और लिख लें कि डायनामिक्स में हम ऑब्जेक्ट की मोशन को उसके कॉजेज के साथ पढ़ते हैं, लेकिन काइनेमैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट की सिर्फ मोशन को पढ़ते हैं। ओके, आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन की तमाम चीजें समझ आ गई होंगी, और मैकेनिक्स में हम दोनों चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा कि काइनेमैटिक्स हमारे पास फिजिक्स में कैसे आया और इसमें हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में जाके वो हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो अब हम इसका डिस्कस करते हैं पहला टॉपिक इस चैप्टर का, और वो पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारे पास 2.1 है रेस्ट एंड मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि रेस्ट क्या होती है, मोशन क्या होती है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि काइनेमैटिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हमें मोशन की डेफिनेशन तो आनी चाहिए कि मोशन का मतलब क्या होता है। अब लेट्स सपोज एक टर्म हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। एक वर्ड होता है सराउंडिंग। ठीक है, अब सराउंडिंग से क्या मतलब होता है, आप अगर अपनी क्लास में बैठे हैं तो आपके अलावा जितनी भी चीजें उस क्लास में प्रेजेंट होंगी वो सारी की सारी आपकी सराउंडिंग होंगी। अगर आप रूम में बैठे हैं और आपके साथ आपके सिबलिंग्स बैठे हैं तो वो सारी आपकी सराउंडिंग्स में आ जाएंगी। आपका कंप्यूटर, आपकी जितनी भी यूजेबल चीजें हैं वो सारी आपकी सराउंडिंग काउंट होती हैं। ओके, अब लेट्स सपोज किसी क्लास में आप जाते हैं, ठीक है, बाकी क्लास क्या है, बैठी हुई है। कोई स्टूडेंट शरारत करता है तो टीचर उसको क्या करता है कि आप आए, पुशअप्स लगाएं या आप स्टोन्स लगाएं। तो वो क्या करता है, या तो वो मैम उसे कहती हैं कि आए थोड़ा सा आप वॉक करके बाहर चले जाएं, रूम से बाहर चले जाएं। टीचर कहता है कि नहीं, आप शरारत कर रहे हैं, क्लास से आप बाहर चले जाएं। अब पूरी क्लास क्या है, उसकी सराउंडिंग थी ना, जिस बच्चे को वो मैम कह रही है वो पूरी क्लास उस स्टूडेंट की क्या थी, सराउंडिंग थी। अब वो बच्चा जब क्लास से उठ के बाहर जाएगा तो वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले उसकी पोजीशन थी क्लास के अंदर, अब उसकी पोजीशन है क्लास के बाहर।
अब उसने क्या की, पोजीशन चेंज की, और विद रिस्पेक्ट टू किन के की, उसके सराउंडिंग्स में जो उसके क्लासमेट्स बैठे हुए थे, चीजें रखी हुई थी, उनके सराउंडिंग के लिहाज से उसने अपनी पोजीशन चेंज की। तो ये हो गई मोशन। दूसरा होता है हमारे पास रेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, के रेस्ट क्या होता है? अब लेट सपोज हम कोई बुक को टेबल के ऊपर रख देते हैं। अब हम क्या, सारे जितने भी स्टूडेंट्स, टीचर बैठे हुए होते हैं, वो हम सारे उस बुक के सराउंडिंग काउंट होंगे। अब वो बुक इधर उधर मूव नहीं कर रही, जो उसकी पोजीशन थी उसी के ऊपर पड़ी हुई है। वो क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, वो एक ही जगह पे पड़ी हुई है। उसकी जो पोजीशन थी वो वहीं पे ही है, और अपने सराउंडिंग के लिहाज से वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट है, कि यहाँ पर बुक क्या है, रेस्ट की हालत में है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं कि आप सिंपल अल्फाज में पहले दो पॉइंट्स लिख लें। अगर ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना कर रहा हो, एक ही जगह पे रुका रहे, तो उसको कहेंगे कि भाई ये हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट में है। दूसरा पॉइंट लिखें, अगर एक ऑब्जेक्ट अपने आस पास की चीजों के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो क्या होगी, मोशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये दो पॉइंट्स लिखने के बाद समझ आ जाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम रेस्ट के बारे में लिखते हैं। तो हमने क्या कहा है रेस्ट के बारे में, मैंने पॉइंट क्या लिखवाया है कि इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट object is said into rest if it does not change its position with respect to its surroundings, with respect to its surroundings, to its surroundings। ओके, ये हो गई हमारे पास रेस्ट की डेफिनेशन कि अगर ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज ना कर रहा हो तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में होता है। आप इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अब हम लेट सपोज अ बुक ऑन अ टेबल, अब एक बुक को हम टेबल के ऊपर रखते हैं तो वो हमारे पास पोजीशन चेंज नहीं कर सकती जब तक हम उसके ऊपर फोर्स ना लगाएं, तो वो रेस्ट में ही रहती है। एक एग्जांपल ये हो गई। दूसरी एग्जांपल आप ये लिख लें, अ चेयर इन अ क्लास, एक कुर्सी जो क्लास में होती है, जब तक हम उसके ऊपर फोर्स लगा के उसकी पोजीशन चेंज ना करें वो रेस्ट में ही रहती है, अपनी जगह चेंज नहीं करती। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स मोशन, कि मोशन क्या होती है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं।
A object is set in motion if it changes its position with respect to its surroundings. With respect to its सराउंडिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वो अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो मतलब वो मोशन में है। अब इसकी एग्जांपल लिखते हैं हम। अब इसकी एग्जांपल हम लिखेंगे मूविंग बस। जब एक सड़क पे बस जा रही होती है तो वो क्या कर रही होती है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है ना स्टूडेंट्स। अब 2 मिनट पहले यहां से हमारे सामने से गुजरती है, फिर 2 मिनट के बाद वो कुछ आगे चली जाती है। ठीक है, अब जब बाकी चीजें हम क्या थे, उसकी रोड, बाकी जितनी जितनी चीजें उस रोड के करीब थी वो क्या थी, उसकी सराउंडिंग्स थी। अब वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से आगे पोजीशन चेंज करते हुए चलते जा रही है, चलते जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और आज का लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा और हमने पहला टॉपिक भी पढ़ा रेस्ट एंड मोशन के हवाले से। और अक्सर आपको कोई क्वेश्चन करके पूछ सकता है और ये पॉइंट बना के आप लिख लें, सिंपल अल्फाज में लिख लें, उर्दू में लिखना चाहें, अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें, जिस तरीके से भी आप लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं, जिससे आपको पढ़ के आसानी से समझ आ जाए, जिस लैंग्वेज में भी आप लिखें ये कि अगर कोई आपसे आके पूछता है कि भाई ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो, आप तो कहेंगे कि नहीं सर ने तो हमें पढ़ाया था कि भाई पोजीशन चेंज हो रही होगी तो मोशन होगी, पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी तो रेस्ट में होगी। वो सर ने ये तो नहीं बताया था कि भाई दोनों चीजें भी होती हैं एक साथ। ऐसा होता है, ये हमारी डेली लाइफ में हो रहा होता है। अच्छा, अब ये एक सिंपल और आसान सी एग्जांपल, फेमस एग्जांपल है। आप का दोस्त बस में ट्रेवल करके कहीं जा रहा है और रोड के किनारे कहीं पे आप रुके हुए हैं। आपका दोस्त कहाँ बैठा हुआ है, बस के अंदर बैठा हुआ है, सीट के ऊपर बैठा हुआ है। अब वो क्या है, उसके साथ बाकी लोग भी तो बस के अंदर बैठे हुए होंगे, ठीक है ना। अब उन बाकी पैसेंजर के हिसाब से उसका दोस्त क्या है, बस के अंदर रेस्ट की हालत में बैठा हुआ है, एक सीट के ऊपर बैठा हुआ है, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। लेकिन जो उसका दोस्त बाहर खड़ा था, जब वो उसके करीब से बस से गुजरता है तो वो उसे हाय बोलता है या हाथ हिला के सलाम करता है। तो फिर वो क्या करता है, उसके दोस्त के लिहाज से बस क्या कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी, जगह चेंज कर रही थी, आगे जा रही थी। अब उसके दोस्त के लिहाज से जो उसका दोस्त बस में बैठा है वो तो मोशन में है क्योंकि बस चलती हुए जा रही है। लेकिन जो बस के अंदर बच्चे बैठे हैं, बाकी स्टूडेंट्स बैठे हैं, बाकी पैसेंजर्स बैठे हैं, उसके लिहाज से उसका दोस्त स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, तो इस स्टेट को हम कहते हैं रिलेटिव स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ये एग्जांपल आप सिंपल अल्फाज में भी लिख सकते हैं, समझ भी सकते हैं, एज्यूम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे पूछ भी सकता है कि एक ऑब्जेक्ट एट अ टाइम स्टेट ऑफ रेस्ट में भी होता है, स्टेट ऑफ मोशन में भी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेटिव स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। सिंपल सा टॉपिक है, ये लिख लें। यहाँ से कोई आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा पॉसिबल है, तो आप उसको जवाब दे सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर
और अगर आपको इसमें कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके हमसे आप पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।